आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल 4। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आसाम के तिनसुकिया में 5 लोगों का कत्ल कर दिया गया। ये सभी लोग बंगाल के थे। ये वाकया आसाम के तिनसुकिया जिले में हुआ है। जुमेरात की शाम को करीब 7:45 बजे हुए इस हमले में 7 नौजवानों को उठा लिया था। इसके बाद इन नौजवानों को ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ले गए और उन्हें गोली मार दी। इनमें से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। 2 जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वहीं इस हलाकत में उल्फा ने अपना हाथ होने से इनकार कर दिया है। उल्फा ने लेटर जारी करके कहा है कि 5 बांग्लादेशियों के कत्ल में हमारा हाथ नहीं है और तिनसुकिया के शहरी हमारा यकीन करें। और आप ये लेटर की कॉपी देख रहे हैं जो उल्फा की तरफ से लिखी गई है, जहां पर उल्फा का कहना है कि उनकी तरफ से ये नहीं किया गया है। हालांकि लगातार ये बात की जा रही है कि जो हरकत की गई है वो उल्फा की तरफ से की गई है, लेकिन उल्फा ने बाकायदा तौर पर लेटर जारी करके इससे इनकार किया है। लेकिन सवाल ये उठता है तो कि आखिर किस बिना पर और क्यों इन बांग्लादेशियों का कत्ल किया गया है। 5 बांग्लादेशियों का कत्ल किया गया है। असम के तिनसुकिया जिले में हुए कत्ल की मुखालफत में आज 24 घंटे का असम बंद बुलाया गया है। बंद का तिनसुकिया में काफी असर देखने को मिल रहा है। तिनसुकिया में जगह जगह सड़कों पर टायर जलाकर मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे हैं। दिन की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से तिनसुकिया में बड़े पैमाने पर लोग बाहर हैं। पुलिस फोर्स भी वहां पर तैनात है और लोग टायर जलाकर और दूसरे तरीके से अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। और फिलहाल वहां पर किस तरह के हालात हैं ये बता रही हैं जी मीडिया की रिपोर्टर कोमोलिका सेनगुप्ता। तिनसुकिया के खेरबारी गांव है, यही वो जगह है जहां पर कल रात को अंधाधुंध गोली चलाया गया है 6 लोगों के ऊपर, जिसमें 5 की मृत्यु हो चुकी है। ये वो जगह है जहां पर उन लोगों को बाकायदा एक दुकान से बुलाया गया है, ये कह के कि उन लोगों को कुछ काम दिया जाएगा, कुछ बात है उनसे। अभी भी देखिए कि ये जो जगह है, इस जगह में एक बार ब्लड स्टेन्स है, जो एक बार 4-5 जगहों में ऐसे गोली जो यहाँ पे अंधाधुंध गोली जो चलाई गई है, उसका जो सबूत है वो ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 4-5 जगह में इस तरीके से गोली जो यहाँ पे अंधाधुंध गोली जो चलाई गई है, उसका जो सबूत है वो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और वहीं टीएमसी के एमडी डेरेक ओब्रायन ने इस पर सवाल उठाए हैं। Mamata Banerjee has already expressed herself. We strongly condemn these brutal killings. We also ask, as she did, is this linked to the NRC National Register of Citizens developments there? The perpetrators of this crime have to be brought to book. From the month of July and in August, when Parliament was in session, the Trinamool Congress strongly raised this issue in Parliament. And we also had an all-party delegation of 16 opposition parties who went to the Rashtrapati ji on this issue of NRC. But this is a terrible, terrible crime. It's a sad day. And on November 2, on 2nd of November, across Bengal, the Trinamool Congress will be organizing protest rallies across the state. तो अभी आपने देखा कि इसको लेकर किस तरह से मजम्मत की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर इस पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कर्नल तेज टिक्कू जी स्टूडियो में जुड़ गए हमारे साथ। तेज टिक्कू जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। मेरा आपसे सवाल ये है कि इस पूरे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से बांग्लादेशियों को लेकर लगातार ये दरअंदाज हैं और एक तरह से नफरत की जो बात कही जा रही है, ये उससे जुड़ा मामला है, या आपको लग रहा है कि ये हरकत उल्फा की ही है? देखिए, जहाँ तक मेरी अपनी असेसमेंट है, मैं नहीं मानता हूँ कि, मुझे नहीं लगता है कि ये इसमें यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम मतलब उल्फा का कोई हाथ है, क्योंकि उल्फा की टैक्टिक्स और उनका जो काम करने का तरीका और जो उनके टारगेट्स हैं वो इस प्रकार के नहीं होते, कभी भी नहीं थे। तो उल्फा, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि परेश बरुआ ग्रुप जिसके जो कहा जाता है इस हमले के पीछे है, अब वो एक
कमज़ोर ग्रुप है और हालांकि अभी सक्रिय है, वो काम कर रहे हैं वो असम के अंदर, लेकिन वो इस कार्रवाई से मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई फ़ायदा हासिल होगा, या जो उनके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, जो उनका मुद्दा है, वो उसमें उसको हासिल करने में उनको फ़ायदा हो जाएगा। ये दरअसल प्रॉब्लम ये है कि असम के अंदर जो बंगाली असमीज़ का आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और इसमें अब कॉन्फ्लिक्ट इसलिए ज़्यादा भी बढ़ रहा है क्योंकि साधन बहुत सीमित है। ज़मीन के ऊपर लड़ाई झगड़ा है, नौकरियों के ऊपर लड़ाई झगड़ा, इकोनॉमिक्स के ऊपर ये सारा झगड़ा है, और जिस साथ में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप NRC जिसको बोलते हैं वो भी बन गया है। तो वैसे ही टेंशन काफी ज्यादा है दोनों समुदायों के बीच में, बंगालीज और असमीज के बीच में। मुझे लगता है किसी न किसी तरीके से कहीं न कहीं पर ये मामला जो है बंगाली असमीज टेंशन से जुड़ा हुआ है। अब ये किसने किया है ये हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर पांचों बंगाली मारे गए हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि बंगालियों में काफी रोष पैदा होगा, पूरे देश में रोष पैदा होगा, और अगर असमीज ने ऐसा किया है तो फिर दरार जो है और बड़ी गहरी बन जाएगी। तो मुद्दा जो जिसको इससे फायदा होगा उनकी कार्रवाई, मुझे नहीं लगता ये उल्फा का बिल्कुल, क्योंकि NRC के मुद्दे को लेकर जिस तरह से खाई बनती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल जो बांग्लादेशी हैं चाहे वो कितने भी साल से यहाँ पर थे, उनके पास तमाम तरह के प्रूफ्स हैं अपनी सिटीजनशिप के, उसके बावजूद भी उनका उस लिस्ट में नाम शामिल है, और उसको कह के उनको बार बार दरअंदाज कह के तमाम लोगों को जो है या नहीं है सिर्फ बांग्लादेशी होने की वजह से दरअंदाज कह के जिस तरह से एक तरह की एक नफरत जो परोसी जा रही है, आपको नहीं लग रहा कि उसी का एक नतीजा जो है देखने को मिल रहा है जिस तरह से ये कत्ल किया गया है? हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस टेंशन का कई पॉलिटिकल पार्टीज फायदा भी उठाना चाहेंगी, और जो कत्ल करने वाले हैं वो भी इस चीज का फायदा उठाना चाहेंगे कि किसी न किसी तरीके से ये टेंशन जो है और बढ़ जाए, और जो दरार दोनों कम्युनिटीज के बीच में आया हो उसको और भी गहराया जाए, ताकि किसी न किसी को इससे जो है पॉलिटिकल फायदा हासिल हो। मुझे लगता है ये किलिंग्स जो हैं, पहले भी हुई हैं किलिंग्स, मैंने असम में कई साल गुजारे हैं और रूरल एरियाज में काम किया है, पहले भी ऐसा होता था, लेकिन फिर काफी देर तक ये नहीं हुआ क्योंकि लोगों में इस बात का एहसास हो गया कि इससे जो है असम के हालात बिगड़ जाएंगे, तो दोनों कम्युनिटीज आपस में मिलजुल कर रहने लगी। ये बात भी है कि आज़ादी के बाद और उससे पहले भी एक्चुअली, क्योंकि बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान जब था तो जमीन असम में थी, नीचे जमीन ज्यादा नहीं थी, क्योंकि आपको पता बांग्लादेश का रिवरीन टेरेन है, तो लोग तो आते थे और टेंशन तो बिल्डअप हो रहा था, इसमें कोई शक। इनफैक्ट अगर आप मेरे से पूछेंगे तो असम स्टूडेंट्स यूनियन, आसू, उल्फा, AGP, ये सब इसी टेंशन की एक प्रोडक्शन है। तो ये टेंशन तो पहले से थे, लेकिन इस वक्त किसी आपको लग रहा है NRC के बाद ये टेंशन्स और ये जो एक बटाव है ये और ज्यादा बढ़ गया है? हाँ डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि अगर आप अपने आप को साबित नहीं कर पाओगे कि असमी हैं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा तो या तो बांग्लादेशी हैं या वेस्ट बंगाल से हैं या कहीं और से हैं जो अपने आप को आसामी साबित नहीं कर पाएंगे। तो जरूर ये बात तो है ही बिल्कुल कि टेंशन तो दोनों कम्युनिटीज के बीच में बढ़ जाएंगे। जी, प्रूव होने से पहले ही कि वो असमीज हैं या नहीं है, या कुछ लोगों के लिए कि वो हिंदुस्तानी भी हैं या नहीं है, उससे पहले ही लगे सा रहा है कि किस तरह का पूरा माहौल बनाने की कोशिश वहां पर की जा रही है कि देखिए आपको ज्यादा अच्छी जॉब मिल सकती थी लेकिन वो वहां पर बैठे हुए हैं, आप ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते थे, आपके पास ज्यादा वसाइल हो सकते थे, आपके पास ज्यादा चीजें हो सकती थी, लेकिन देखिए वो कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कब्जा जमा रखा है। तो इस तरह से पहले से ही जब तक वो फाइनल लिस्ट नहीं आ जाती, जब तक हुकूमत वाकई में डिसाइड नहीं कर लेती, उससे पहले ही पूरा इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, और यही वजह है कि ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, और हो सकता है आगे भी इस तरह की कोई हरकत की जाए। हाँ, और अगर आगे ये ऐसी हरकत होगी तो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, NRC का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर NRC बनाया गया है इस वजह से ताकि जो नॉन एसएमईज है उनका नाम उसमें आ जाए, लेकिन अगर किलिंग हो जाएगी तो इस NRC का कोई मकसद नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा।
क्योंकि आप इस किलिंग से जो है अपने ही मुद्दे को हराने की कोशिश करेंगे। तो मैं मानता हूं कि ये मामला जो है वायलेंस से हल नहीं होगा। अगर एनआरसी में अभी उनके पास बहुत सारा टाइम है ये प्रूव करने के लिए कि हम एसएमईज हैं, उसकी प्रतिक्रिया, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हो रहा है, ये गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, तो इसकी प्रतिक्रिया है, लंबी चौड़ी एक प्रोसेस है, उसको कंप्लीट हो जाने दीजिए। लेकिन मैं मानता हूं कि ये जो किलिंग है ये इसी से जुड़ी हुई है, लेकिन इसमें कौन लोग शामिल है, किस वजह से की गई है, सरकार को जो पूरी इसकी तह तक जाना चाहिए और पता करना चाहिए कि ये कौन है, ये कौन आदमी है जिन्होंने ऐसा काम किया, और उनके बरखिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, और अगर ये उल्फा ने नहीं किया है तो फिर तो और बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि फिर किसने किया है, किस बिना पे किया है, क्यों किया है, और फिर जो दीगर बांग्लादेशी हैं उनकी हिफाजत के लिए क्या कुछ हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। कर्नल टिक्कू, फिर तो और जितने भी बांग्लादेशी हैं उनकी हिफाजत को लेकर भी सवाल खड़ा हो जाता है। अगर 5 को इस तरह से ले जाकर मार दिया जाता है तो और भी जो गरीब बांग्लादेशी वहां पर रह रहे हैं उनको लेकर भी, उनकी हिफाजत को लेकर भी सवाल खड़ा हो जाता है। फिर देखिए, कई सालों से असम के अंदर जो बांग्लादेशी हैं या बंगाली डिसेंट के हैं वो इस प्रकार से रहते हैं ताकि वो एक जगह में इकट्ठा होकर रहते हैं वो लोग, तो कुछ सुरक्षा तो उससे उनको मिल जाती है कि खुद, क्योंकि पुलिस की चौकियां भी उनके इलाकों में बनी हुई है। लेकिन आइसोलेटेड इंसिडेंट्स को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि असम भी बहुत बड़ा एक स्टेट है और रेवरीन टेरेन है, जंगल है, खेती है, किलोमीटर दर किलोमीटर तक आपको 1-2 गांव मिलेंगे, तो हर एक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बात भी है कि एनआरसी के बाद और उससे पहले भी बल्कि बंगाली टारगेट बन चुका है, और बंगाली जो है टारगेट दोनों समुदायों का है। एक तो लोअर असम में वो बोडोज का टारगेट बन चुका है, क्योंकि बोडोज भी जो है, जो ट्राइबल हैं, उन एरियाज में भी दुबरी से लेकर अगर आप ऊपर तरफ जाएंगे तो नॉर्थ की तरफ जाएंगे, अक्रॉस ब्रह्मपुत्र जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वहां पर भी काफी जो है बंगाली सेटलर्स आ चुके हैं, और जिसका रिजेंटमेंट जो है बोडोज का, तो उनके बीच में भी क्लैशेस चल रहे हैं। अपर असम में जहां पर यह घटना हुई है वहां पर भी जो लोकल एसएमईज और बांग्लादेशियों के बीच में कहासुनी होती रहती है। तो ये एक पॉलिटिक्स जो है पिछले 60-65 साल से असम में चलता आ रहा है। लेकिन ये जरूर है कि अगर ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे, आइसोलेटेड इंसिडेंट, तो इससे हालात जो है असम में बहुत खराब हो जाएंगे, और गवर्नमेंट का ये एक कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी बन जाती है कि जो भी बंगाली स्पीकिंग आदमी है असम के अंदर, उनको सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी, नहीं तो रॉइट्स हो सकते हैं। बिल्कुल, आफ्टर ऑल असमीज तो बंगाल में भी रह रहे हैं, वेस्ट बंगाल में भी रह रहे हैं, तो अगर असम में मेरा आपसे सवाल था, यही कि मेरा सवाल था आपसे कि भाई अगर आप बंगालियों के जो बांग्ला बोलते हैं या जो बांग्लादेशी हैं, अगर उनको लेकर आप इस तरह की चीजें सामने आएंगी, तो फिर जहां पर असमीज रह रहे हैं, अगर वो बंगाल में रह रहे हैं तो वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, तो वहां पर भी उनके साथ लोग फिर तफरीक का बर्ताव करेंगे कि भाई हम ऐसे तो नहीं, ऐसे बदला ले रहे हैं, क्योंकि ये तो एक नफरत है ना जो फैल रही है, जो लोगों के दिलों में पैदा हो रही है। जी देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जहां पर कि इतनी सारी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, रीजनल ग्रुप्स हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, और आपको डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि आपको किसी न किसी तरीके से एक साथ रहना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप समझते हैं कि आपकी अक्सरियत एक जगह पर है और जो मिनॉरिटी में आप उनको तंग कर सकेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दूसरे स्टेट में सीन बिल्कुल इसके उल्टा होगा। तो आप जहां अगर असम में ऐसा होगा कि बंगालीज के ऊपर हमला किया जाएगा, तो वेस्ट बंगाल के अंदर असमीज मिनॉरिटी में होंगे कुछ पॉकेट्स में, तो उनके ऊपर हमला किया जाएगा। यही बात है अगर आप इसको महाराष्ट्र के साथ तुलना करें, वहां पर नॉर्थ इंडियन, यूपी, बिहार के साथ जो हो रहा था, तो वही हाल महाराष्ट्रियन के अगर कुछ होंगे बिहार में, तो वहां भी यही होगा। तो आप हिंदुस्तान में जो एक
कई सालों से एक बैलेंस बना हुआ है, उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं अपने स्टेट से दूर रह रहे हैं और ये हर व्यक्ति के लिए लागू है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते और असम गवर्नमेंट को इसका काफी आपको लग रहा है कि असम में रीजनलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि मुल्क से ज्यादा कि आप हिंदुस्तानी हैं, इससे ज्यादा आप एसमीज हैं। ये हमने देखा है, ये कोई नया नहीं है, ये पहले से वहां से रहा है, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा जैसे अमेरिका फर्स्ट हमने सुना था, उसी तरह से आपको लग रहा है कि असम में भी वो फीलिंग जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप कराई जा रही है। देखिए, असम का जो केस है बिल्कुल बाकी स्टेट से बिल्कुल भिन्न है। अच्छा, असम में जो है, जहां पर जमीन काफी अवेलेबल थी, वहां पर 47 से लेकर अभी तक काफी सारे लोग बांग्लादेशी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अगर आप आंकड़े देखें, स्टैटिस्टिक्स देखें, जो लोअर असम के जो कई सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो पिछले 70 साल से अब पूरा बंगाली डोमिनेटेड हो गए, और जिसकी रिजेंटमेंट जो है असमीज लोकल लोगों में है। ये एक मुद्दा है, ये आज का मुद्दा नहीं है, 70 सालों से ये मुद्दा चला। जैसे मैंने आपको पहले बताया, वहां पर जितनी भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स थी वो इसी मुद्दे पर आधारित थी, और यही एक वजह थी कि आज लेकिन जिस शक्ल में ये नजर आ रहा है अभी, उस शक्ल में पहले नहीं देखा गया था। नहीं, पहले भी होता था, लेकिन क्योंकि एनआरसी बनने से पहले आपने कई ऐसे, मैं खुद असम में कई सालों तक नौकरी की है, हमारे इलाके में भी बोडो बांग्लादेशियों के बीच में बहुत घमासान चलता, कभी ये मारते थे, कभी वो मारे जाते थे, तो ऐसा होता था। लेकिन कई सालों से अब वहां पर स्थिति ठीक थी, पीसफुल थी, क्योंकि सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि भाई आप एक एनआरसी बनाओ, और वो लेकिन एनआरसी पब्लिश होने के बाद कुछ दो पक्ष का रिजेंटमेंट है वहां पर। एक तो ये रिजेंटमेंट है कि कुछ लोग जो जेन्युइनली एसएमईज हैं और कई सालों से वहां रह रहे हैं, उनके नाम एनआरसी में नहीं है। दूसरी रिजेंटमेंट ये है कि वो अब इसके ऊपर पॉलिटिक्स भी होने लगा कि अगर वो एसएमई नहीं है और अगर जेन्युइनली वो एनआरसी में डाले गए तो फिर आप उनके साथ करोगे क्या, क्योंकि एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है और इतना आसान नहीं है। बांग्लादेश में आप इसको वापस नहीं भेज सकते, ये तो सब जानते हैं। बांग्लादेश के पास जगह ही नहीं है, वो कैसे ले लेंगे इनको? तो आपने अल्टीमेटली तो इनको हिंदुस्तान में ही रखना पड़ेगा। कैसे रख सकते हैं? तो लेकिन आपको पता है हिंदुस्तान में हर एक चीज जो है वो एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है। और ममता बनर्जी को हमने देखा कि इसको लेकर उन्होंने सियासत की। उन्होंने कहा कि जितनों को भी वहां से निकाला जाएगा उन सबको हम अकोमोडेट करेंगे। तो ये भी एक तरह से ये भी एक डिवाइड की वजह होती है। मैं मानता हूं कि ये प्रोवोकेशन है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके मुताबिक एनआरसी बना है, उसमें मुझे लगता है क्या हमारे, लेकिन उसमें एनआरसी को लेकर मैं आप माफ कीजिएगा बीच में रोक रही हूँ, लूप होल जिस तरह से आए हैं सामने निकलकर, जो लिस्ट आई है उसके बाद नाराजगी बहुत ज्यादा बड़ी है कि कोई किसी ने फौज में सर्व किया, कोई पार्लियामेंट का मेंबर रहा, किसी ने हिंदुस्तान के लिए वो तमाम चीजें की, उसके बावजूद उनके फैमिली के उनका नाम अगर उस तरह से उसमें शामिल हो तो लूप होल्स भी बहुत सारे सामने निकल कर आए हैं, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी बहुत है। इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं, और ये कोई फाइनल लिस्ट है नहीं, सबके पास अपील का मौका है। फिर सुप्रीम कोर्ट इसको बिल्कुल जांच लेगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे इसको ठीक किया जाए। ये इतना आसान, इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग एंड टीडियस प्रोसेस। तो ये जब प्रोसेस शुरू हो जाएगी, उसके बाद अगर वो एनआरसी में फिट बैठता है, उसके साथ आप क्या करेंगे, वो भी एक इतना आसान मुद्दा नहीं है। वो फैसला करना भी बहुत मुश्किल है, उसमें देश में सहमति होनी चाहिए, पार्लियामेंट में सहमति होनी चाहिए। सिटीजनशिप एक सेंट्रल का मुद्दा है, इट्स नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट। सो ऐसा नहीं है कि एनआरसी बन गया जिसका नाम उसमें नहीं है, जैसे आपने उदाहरण दिए, तो उनको आप निकाल दो, ऐसा नहीं है। ये एक प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस है, इसके ऊपर कार्रवाई जैसे भी होगी वो देश के हितों को रख के होगी और ह्यूमैनिटेरियन एंगल को नजर में रखते हो लिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को कहां भेजेंगे? बिल्कुल, आप भेज भी नहीं सकते। ऐसे में जब तक ये पूरा प्रोसेस नहीं होता है, उसको लेकर जमकर सियासत हो रही है, चाहे हम वेस्ट बंगाल की बात करें, चाहे हम आसाम की बात करें, यहां तक कि सेंटर तक में इसको लेकर बड़ी सियासत हो रही है, इसके इर्द गिर्द इलेक्शन तक भी लड़ा और जीता जा रहा है। तो ऐसे में ये अगर इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस और अगर इसमें इतना ज्यादा वक्त लगेगा, तब तक आपको लग रहा है कि असम में इस तरह की टेंशन जो है
वो बरकरार रहेंगी, क्योंकि 24 घंटे का बंद अभी बुलाया गया है इन कत्ल के बाद। देखिए, अगर किलिंग्स होती रही तो टेंशन और बढ़ेंगे और इन टेंशन का फायदा तो पॉलिटिकल पार्टीज उठाएंगी। अभी आपने देखा, ममता बनर्जी ने बोला यहां प्रोटेस्ट होगा पूरा दिन, तो अगर एक दो ऐसे इंसिडेंट हुए या उल्टा हुए तो असम में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका एक ही इलाज है कि आप ऐसे इंसिडेंट होने से रोकिए, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को ठीक कीजिए। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं, आइसोलेटेड इंसिडेंट्स को कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि क्राइम तो हर जगह होता है, हमेशा होता है। और अगर क्राइम ऐसा होगा जिसमें आप सपोज ऑर्डिनरी क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाए, उसमें बंगालियों को नुकसान हो या सब आसामी के आसामी, लेकिन अगर टारगेट किलिंग है तो फिर उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है ये टारगेट किलिंग ही है। ये वाली तो बिल्कुल टारगेटेड किलिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये टारगेटेड किलिंग है और ये मेरा मानना है कि ये उल्फा का नहीं है, ये उन लोगों का काम है जो बंगाली और आसामीज के बीच में एनआरसी को लेकर एक और गल्फ बनाना चाहते हैं, दरार पैदा करना चाहते हैं। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए पॉलिटिकल एनालिस्ट सर्वकमल दत्ता जी जो हैं वो स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर्वकमल दत्ता जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। मुझे बताइए, पूरा मामला जो है, जो अभी सामने आया है बहराइच का, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? आप ये देखिए कितनी बड़ी लापरवाही का ये पूरा मामला है। लोगों के ऊपर यूपी कोका लगा दिया गया और ये बताया जा रहा है कि मुंशी की गलती थी इसमें, और अब इसको बदला जा रहा है। देखिए, जहां बात आती है कि यूपी कोका की जहां बात आती है, पुलिस ने, स्थानीय प्रशासन जो वहां का है, लोकल पुलिस है, अगर लापरवाही अगर की है तो मेरा मानना है कि उस पे जो सीनियर लेवल पे जो लोग हैं उसका संज्ञान उन लोगों ने लिया है। और आप, क्योंकि उस धारा को बदला गया है, वो अपने आप में प्रकाशित करता है कि चीजों को माना गया है कि लोकल लेवल पे पुलिस की तरफ से जल्दबाजी में यूपी कोका लगाया गया था और उसको सुधारा गया है। और आपके जो बाकी जो प्रावधान है, जो धाराएं हैं, उसके माध्यम से जांच हो रही है। और इस पे जो लोग दोषी है पुलिस प्रशासन में, लोकल लेवल पे, उनके ऊपर भी मेरा मानना है कि कार्रवाई होना चाहिए। पर इसके साथ साथ विजयदशमी के दिन पे जब दुर्गा की जुलूस निकली थी, उस दौरान जिस तरह से झड़प हुआ और जिस हिसाब से पथराव किया गया था और खास करके मूर्ति को जो डैमेज करने की कोशिश की गई थी, उस पे भी तो उतना ही संज्ञान होना चाहिए ना चीजों को लेके। और तो गिरफ्तार तो हुए हैं लोग, गिरफ्तार हुए हैं और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। आपने मूर्ति पे किसी का अधिकार नहीं है कि आप मूर्ति के ऊपर इस तरह से आप आगजनी करें और पत्थरबाजी करें और तोड़ने की कोशिश करें। अगर किसी ने इस तरह से किया है, ये बेहुदा हरकत की है, तो उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए लॉज है, उसके लिए पुलिस है, कानून के माध्यम से चीजें हो रही है। और आप जो दूसरा प्रावधान लगाया गया है वो भी कहीं ना कहीं पे कानून के दायरे पे ही है वो सारी चीजें। लेकिन ये बताइए मुझे कि माना कि इस तरह से अगर कोई हरकत वहां पर हुई है, हालांकि अभी जो वीडियो है वो सामने आना बाकी है, खुद पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि वो अभी जो प्रूफ के तौर पर वीडियो मौजूद है उसकी पूरी जांच कर रहे हैं और लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन लोग इसमें मुलव्विस थे। जब लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उससे पहले एक तरफा कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों गिरफ्तार इसमें किया गया है? अगर झड़प दो ग्रुप में हुई है तो गिरफ्तारी भी दोनों तरफ से होनी चाहिए। देखिए, कार्रवाई के बारे में जहां बात आती है कि एक तरफा हुआ है या फिर दोनों तरफा हुआ है, वो तो तभी स्पष्टीकरण होगा जब उस गिरफ्तारी के लिस्ट में, पुलिस के जो गिरफ्तारी की लिस्ट है उस पर नाम का स्पष्टीकरण हो कि किसका नाम क्या है और किनको कहां से उठाया गया है। जब तक ये स्पष्टीकरण पुलिस की तरफ से नहीं दी जाती है, ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगा कहना कि एक तरफा से कार्रवाई हुआ है। हाँ, जरूर ये है कि जब दंगा फसाद होता है तो कहीं ना कहीं पे दहशत का माहौल जरूर होता है और लोग डर के मारे से पलायन जरूर करते हैं। जब योगी हुकूमत आई थी और जब उससे पहले वहां पर समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो यूपी में सबसे बड़ा मसला था। ये कहा गया था कि पूरा का पूरा इलेक्शन ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वहां लड़ा गया था, लेकिन ये भी तो लॉ एंड ऑर्डर में एक बड़ी चूक है। बेशक ये कहीं ना कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर से ही जुड़ा हुआ मामला है और इस पे, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा है कि लोकल लेवल पे जिनके तरफ से जल्दबाजी में इस तरह की हड़बड़ी जिन लोगों ने की है और जो एक अच्छी तरह से तफ्तीश होने के बाद जिस हिसाब से मतलब कि कानून के धाराएं लगानी चाहिए थे, वो ना लगा के जो आपके यूपी को का जिस हिसाब से लगाया गया है। और आप जब
पुलिस के जो सीनियर प्रशासन खुद जब मान रहे हैं कि यूपी कोका लगाने की आवश्यकता नहीं थी, तो मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने मतलब ये जल्दबाजी पे जिन लोगों ने ये काम किया है उनके ऊपर तो जांच तो बनता है और जांच होने की आवश्यकता है। पर इसके साथ साथ जो लोग जानबूझ के सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के लिए जिस हिसाब से एक राजनीतिक षड्यंत्र यूपी में मचाया जा रहा है, खास करके योगी प्रशासन आने के बाद, और उस पे कहीं ना कहीं पे मेरा मानना है कि मैं इस चीज से भी इनकार नहीं कर सकता हूं कि विपक्ष का भी कुछ स्थानीय लेवल पे लोगों का हाथ हो सकता है, और इसलिए एक पूरा इन डेप्थ जांच होने की बहुत आवश्यकता है और तभी सारी चीजें खुलासा होगा चीजों का। हाँ, ये जरूर है कि जब योगी सरकार जब आई थी यूपी में और उससे पहले जिस तरह का कैंपेनिंग हुआ था, उस पे कानून और लॉ एंड प्रशासन एक बहुत बड़ा मामला था, क्योंकि अखिलेश सरकार में सबसे बड़ा फेलियर अगर था तो वो कानून और लॉ एंड ऑर्डर की मसला था, जो सबसे बड़े पैमाने पे फेलियर था वो चीज, और उसको सुधारने की बहुत आवश्यकता थी, और उसी चीज को लेकर भाजपा की सरकार यूपी में बनी है। मेरा मानना है कि अभी भी बहुत सारी चीजें करने की आवश्यकता है ताकि और संतुलित हो कानून और बेहतरीन और नहीं, जब अगर ये पता था कि इस तरह का प्रोसेशन निकल रहा है, क्या वहां पर बड़ी तादाद में पुलिस नहीं तैनात होनी चाहिए थी? क्योंकि हमने देखा है कि जब ताजिए वगैरह सब निकलते हैं तब भी पुलिस वहां पर बड़ी तादाद में मौजूद होती है, यहां तक कि जुमे की नमाज तक होती है तो वहां पर भी पुलिस मौजूद होती है, ताकि इस तरह का कोई भी इंसिडेंट ना हो, एक एहतियात बढ़ती जाती है। आपको नहीं लग रहा कि यहां पर भी अगर पुलिस अगर बड़े पैमाने पर तैनात होती, ये देखते हुए कि वाकई में इस तरह का कुछ हो सकता है, इस तरह का प्रोसेशन निकल रहा है, तो शायद इस तरह का वाकया पेश ही ना आया होता? बेशक कहीं ना कहीं पे एक बड़े लेवल पे एक छावनी जैसे चीज होनी चाहिए थे पुलिस की तरफ से, और खास करके जब सेंसिटिव एरिया से जब भी कोई जुलूस निकलता है, चाहे वो मुहर्रम के जुलूस हो या फिर विजयदशमी के जुलूस हो, दुर्गा की मूर्ति की झांकियां हो या फिर रामनवमी के जुलूस हो, तो खास करके जो सुपर सेंसिटिव इलाके जितने होते हैं, जो एरियाज होते हैं, वहां पे तो और ज्यादा एक तरह से मतलब कि छावनी होना चाहिए और पुलिस प्रशासन और मजबूत होना चाहिए, ताकि कोई भी छिटफुट घटना बड़े लेवल पे उसका फ्लेयर अप ना हो और बड़े लेवल पे फिर वो तब्दील ना हो। अब ये देखना होगा कि वहां पे इंतजाम किस तरह का था पुलिस का, क्या सटीक तरह से इंतजाम था या फिर पर्याप्त था क्या इंतजाम? अगर पर्याप्त नहीं था तो किस वजह से नहीं था? क्या दूसरे जगह पे ड्यूटीज लगाई गई थी? वो भी महत्वपूर्ण होता है कि दशहरे के समय पे हर इलाके में ड्यूटीज लगाना पड़ता है, तो नेचुरल है कि पुलिस प्रशासन की जो वर्क फोर्स है वो अक्सर देखा गया है कि प्रदेश लेवल पे हर जगह पे बहुत कमी है वर्क फोर्स की। दिल्ली में ही आप देख लीजिए ना कि कितना कमी होता है, तो इसलिए पुख्ता इंतजाम तो हर जगह का करना चाहिए। डर इस तरह से है वहां पर, पुलिस जिसके ऊपर हिफाजत का जिम्मा होता है और जिससे लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए जिससे बात करें, उसी से डर के जो हैं, गिरफ्तारी से डर के जो हैं लोग वहां से भाग गए हैं। 80 के करीब अभी बताया जा रहा है, हो सकता है ये तादाद जो है और बढ़ जाए। वहां से लोग जो हैं 80 के करीब नौजवान हैं जिन्होंने गांव छोड़ दिया है, लोगों के घरों पे ताले लगे हुए हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि किसी को भी उठाकर जो है वो बंद किया जा रहा है बिना सबूत जुटाए। नहीं, ये तो मतलब कहीं ना कहीं पे अगर इस तरह की चीजें अगर हो रही है तो वो उचित नहीं है और सही नहीं है। चाहे वो आपके कैराना में ही एक्सोडस क्यों ना हो हिंदूज का जो पहले हुआ है, या फिर अभी यहाँ पे अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी की अगर एक्सोडस अगर हो रही है, और वो तफ्तीश होना चाहिए कि किस वजह से इस तरह का एक्सोडस हो रहा है। अगर पुलिस के एक तरह से मतलब कि जाति के चलते अगर एक्सोडस अगर हो रहा है तो वो गलत है, वो सही नहीं है। और मेरा मानना है कि आदित्यनाथ जी के प्रशासन इस पूरे चीज को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाएंगे और उठा भी रहे हैं। और जो एक दो जो लोग इस तरह के जो दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस के भी अगर कुछ लोग अगर इस तरह के अगर अंधाधुन अगर अपने हाथ पे अगर कानून अगर ले रहे हैं और इस तरह के काम अगर कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होने के बाद ही सारी चीजों का खुलासा हो पाएगा, और उसके बाद जो भी दोषी होगा, चाहे वहां लोकल लेवल का मौलवी दोषी क्यों ना हो, फिर आपने कहा कि मुंशी भी शायद उस पे दोषी है, और पुलिस के भी कुछ लोकल लेवल के लोग अगर सिपाही अगर दोषी अगर है, तो सब पे जांच होनी चाहिए और किस वजह से ये
चीज हुआ है। कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई भी है, कुछ जो पुलिस एहलकार हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको हटाया भी गया है, कुछ नयों को लाया भी गया है, तमाम चीजें की गई, लेकिन अभी भी जो तमाम वीडियोज वगैरह हैं उनकी जांच हो रही है। लेकिन उसकी फॉरेंसिक जांच होने की बहुत आवश्यकता है वीडियोस की। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किस वजह से ये दंगा वहां पे फैला और जिस हिसाब से देवी की झांकियों पे आक्रमण किया गया है उसको भी बख्शा नहीं जाना चाहिए और उस पे भी बाकायदा तफ्तीश हो के सख्त से सख्त किसी भी तरह से कहीं पर भी किसी भी तरह से, चाहे अगर कोई ताजिया निकल रहा है उस पर कुछ कोई हमला होता है, तोड़ा जाता है, कुछ किया जाता है या फिर इस तरह से होता है, किसी भी तरह से इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की साफ तौर पर देखी जाए। लेकिन जो सवाल उठ रहा है वो ये कि अगर दो ग्रुपों में तशद्दुद हुआ था तो फिर एक तरफा कार्रवाई करके एक ही तबके के लोगों को गिरफ्तार क्यों किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वकमल दत्ता जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत शुक्रिया।